हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आज के इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वायरल मॉडल पेपर है और इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न छपेंगे ही छपेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और यदि आपके पास गृह विज्ञान विषय है, आपने अनिवार्य विषय के रूप में गृह विज्ञान विषय को चुना है, चाहे आप बालक हैं या बालिका हैं, यह मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लेना। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे गृह विज्ञान विषय को लिए हुए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, मेरे प्यारे बच्चों 823 आईई कोड का मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। इस वायरल मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको सीधा समझा दूंगा और आपको प्रश्नों का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गृह विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए और उनको आपको रटना नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए, निर्देश भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इन निर्देशों के आधार पर ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो पहला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। अब खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। जो खंड आ है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। ओएमआर शीट में आपको जो है प्रश्नों का आंसर भरना है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आप ओएमआर शीट में गोला काला करके भरेंगी और जो आप यहाँ गोला काला करेंगे नीचे आपको इसका भी विवरण देना होगा, क्योंकि यदि आपने ए वाले प्रश्न में यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में बी गोला काला किया है, दूसरे में डी या सी जो भी काला किया है, आप नीचे इसका विवरण जरूर देंगे। यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आप जो है विवरण देंगे। क्या विवरण देना है? जो आप यहाँ गोला काला करेंगे नीचे आप लिख देंगे। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने यहाँ पर मान लीजिए पहला प्रश्न है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, आपने जल्दबाजी में सी वाला गोला काला कर दिया। अब इसे ना तो इस तरह से काटना है, ना ही इरेजर लगाना है, यानी इरेजर से भी साफ नहीं करना और ना ही आपको यहाँ पर व्हाइटनर का प्रयोग करना। कुछ नहीं करना। आपसे गलती हो गई सो हो गई, आपने जो गोला काला कर दिया सो कर दिया। एक प्रश्न के अंतर्गत एक ही गोला काला करना है, 2 गोले नहीं काले करने। ये भी ध्यान देना है आप सभी को। अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। आगे बढ़ जाएंगे। जो प्रश्न आपको पता है उसको आप सॉल्व करिएगा।
जाएगा। चलिए खंड आ के इन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेना, जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पर भी निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? जो अशुद्ध रक्त होता है, रक्त अर्थात खून, वह शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, फेफड़ों में। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में क्या होता है? शुद्ध होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है दूसरा, एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, आपको जरा भी घबराना नहीं है। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं गृह विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, इन 4 विषयों की धुआंधार तैयारी करा दूंगा। तो आप 70 में बिल्कुल आसानी से 65 प्लस ला देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल आसान सा सवाल है, यदि 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यदि 1 किलोग्राम आम का दाम कितना है? 70 रुपये है, तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? आप जो है इसको क्या कर दें, गुणा कर दें। 70 को 11 से गुणा कर दें या 11 को 70 से गुणा कर दें। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, इस तरह से गुणा कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 11 का पहाड़ा, यदि हम शून्य यानी 0 में लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 11 का पहाड़ा हम 7 में लगाते हैं तो क्या आएगा? 77 आ जाएगा। 770 रुपये होगा। 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है, तो 11 किलोग्राम आम का दाम कितना होगा? 777 रुपये होगा यहाँ पर, यानी 770 रुपये होगा, 770 रुपये होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि ठंडक का मौसम शुरू हो चुका है, शीतलहर यानी शीत का मौसम शुरू हो चुका है, और आपको ऊनी वस्त्र यदि धुलना है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे का घोल का प्रयोग किया जाता है ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए। अगला प्रश्न है, मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं? तो मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड जो है नहीं फैलता मच्छर के द्वारा, मलेरिया रोग फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है अधिक ज्वर होने पर। यदि किसी को अधिक ज्वर या बुखार है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है किस लिए? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के लिए, क्योंकि घर की सफाई करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी के लिए।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, घर के सजावट का अर्थ है, यानी घर की सजावट का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पर्दे लगाना, फूलों से सजाना, चित्रों से सजाना, घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना। तो घर की सजावट का अर्थ क्या है? घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना, यानी घर को साफ सुथरा रखना और जो सामान जहाँ की है उसको उसी स्थान पर रखना ही क्या है? घर की सजावट का तात्पर्य है। चलिए अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग करते हैं तो नील का प्रयोग किस पर किया जाता है? जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उस पर नील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो यदि कोई रोगी है जिसे अतिसार बीमारी है तो उसको नरम व तरल आहार देना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी यह किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है, क्योंकि जो गैस विषैली गैस थी वायु में व्याप्त हो गई, यानी वायु में फैल गई और उस विषैली वायु का सेवन, यानी उस विषैली वायु के वातावरण में जिस किसी ने भी सांस ली वह क्या हो गया? वह मर गया। तो वायु प्रदूषण का ही उदाहरण था क्या? भोपाल गैस दुर्घटना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, मोच का लक्षण या मोच के लक्षण कौन कौन से हैं? यदि किसी को मोच आ जाती है तो इसके लक्षण या पहचान क्या है? तो दर्द होगा, दूसरा सूजन हो जाएगी, तीसरा मांसपेशियों में खिंचाव होगा, चौथा उपर्युक्त सभी। मोच के लक्षण क्या हैं? दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न अगला है, लू लगने पर हमें पीना चाहिए? तो यदि किसी को लू लग गई है तो उसको क्या पीना चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, लू लगने पर हमें क्या पीना चाहिए? आम का पना पीना चाहिए। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोना चाहिए? तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? आप सभी जानते हैं, आप सभी ने घरों में सब्जियां बनाया होगा, बनाते भी होंगे। तो सब्जियों को कब धोया जाता है? क्या काटने के बाद धोना चाहिए या छीलने के बाद, या मेरे प्यारे बच्चों छीलने से पहले, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सब्जियों को कब धोना है? सब्जियों को छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो यदि भोजन में, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें किस रोग की जो है ज़्यादातर जो है क्या रहती है? संभावना रहती है कि ये रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है, ये राइट आंसर है। हाथ की सिलाई की या के प्रकार हैं? तो हाथ की सिलाई के प्रकार क्या हैं? हाथों के द्वारा ही बखिया की जाती है। तुरपन भी हाथ की सिलाई का प्रकार है। कच्ची सिलाई भी हाथ की सिलाई का ही प्रकार है। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए? तो कपड़ा काटने से पहले किसका ध्यान देना है? कपड़े को इस्त्री करना, कपड़े को इस्त्री करना, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। मिल्टन चाक से निशान लगाना, क्योंकि कपड़ा काटने से पहले नाप के अनुसार आपको मिल्टन चाक से निशान लगाना होगा। कपड़े को सिंक करना यानी सिकोड़ना, और यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंखों की सुरक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों विटामिन ए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 फेफड़े हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। आप सभी के लिए मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रिंट करवा लिया है। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, अस्थि भंग और मोच के बीच 2 अंतर लिखिए। अस्थि भंग का अर्थ होता है हड्डी का टूटना, और मोच, इनके बीच क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 21, आप लोग ध्यान दें, अस्थि भंग और मोच में अंतर क्या है? पहला यहाँ पर अंतर है, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है, हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। यानी हड्डी टूट कब होती है, अस्थि भंग कब होता है? जब हड्डी पर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है या चोट लग जाती है तब। जबकि मोच में क्या होता है, यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 28 है, भूनने और सेकने में, यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22, आप लोग ध्यान दें, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं? परिवहन के साधन, ईंधन, मशीनें, विस्फोटक पदार्थ और रेडियो, टीवी, कैसेट आदि, ये सभी क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग ध्यान दें, बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। तो रेखांकित चेक जो है सबसे अच्छा चेक माना जाता है, सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है, और रेखांकित चेक को क्रॉस चेक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बचत के 2 लाभ लिखिए। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बचत के लाभ क्या हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 24, आप लोग ध्यान दें, बचत के लाभ हैं, पहला लाभ है वृद्धावस्था में सहायता। यदि हमने बचत की है, धन को एकत्रित किया है, संचित किया है, तो वृद्धावस्था में यही धन हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। दूसरा लाभ क्या है? भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। भविष्य के जो आकस्मिक यानी जो अचानक खर्चे आ जाते हैं, अचानक संकट आ जाते हैं, उनमें भी की गई बचत बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 25, इसका भी आंसर आपको बताऊंगा और आप एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर क्या हो जाएगा। शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति बढ़ जाती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की वृद्धि से नाड़ी की गति लगभग 10 प्रति मिनट बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुलटिस किसे कहते हैं?
किन्हीं दो प्रकार की पुलिटिस के नाम लिखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर क्या होगा? पुलिटिस मूल रूप से गर्म में सेंक का एक प्रकार या विधि है। पुलिटिस के प्रयोग से गुम, चोट या मोच की पीड़ा कम होती है तथा सूजन में लाभ होता है। पुलिटिस आटे, अलसी, राई, कोयले, प्याज, सरसों, नीम की पत्ती आदि की बन सकती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 क्या है? हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। यानी हड्डी की टूट कब होती है? जब हड्डी पर किसी प्रकार का दबाव पड़ गया या चोट लग गई। जबकि मोच संधि पर खिंचाव पड़ने, यदि ऊंचा नीचा पैर पड़ गया तब आ सकती है, होने के कारण होती है। चौथा अंतर है, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है। जबकि मोच में क्या होता है? मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट ही होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर, भूनने और सेकने में अंतर क्या है? भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 29, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? ये प्रश्न भी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर क्या होगा? वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है, वृक्षों से हमें लकड़ियाँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। वृक्षारोपण से दूसरा लाभ है, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। वृक्षारोपण से अगला लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। अगला लाभ है वृक्षारोपण का, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण का अगला लाभ क्या है? वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो वृक्षारोपण से इतने प्रमुख लाभ हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आप लोग ध्यान दें, घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 30, आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? घर पर सिलाई की उपयोगिता या घर पर सिलाई करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? पहला है यहाँ पर उचित नाप के अनुसार सिलाई,
यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना क्या है, कठिन है। दूसरा यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें, समय पर सिलाई। वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिल कर नहीं देते हैं। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी का अनुभव भी होता है या परेशानी जो है होती है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों टिकाऊ सिलाई। गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा मिसप्रिंट है। दर्जी प्रायः ऐसा करने में संकोच करते हैं। दोहरी सिलाई दर्जी प्रायः नहीं करते, वह संकोच करने लगते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है धन की बचत। घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, जिसे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना आवश्यक है, ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो। छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। तो भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब क्या है, लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले क्या मांगती है, लाइसेंस की मांग करती है, जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न सबसे वायरल प्रश्न है। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। नोट यहाँ पर क्या है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का आएगा, आप सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए प्रश्न संख्या 32 क्या है, विषाक्त भोजन किसे कहते हैं, इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। देख लें आप सभी लोग, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। और अगला प्रश्न आप तैयार कर लेना, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं। भोजन पकाने के विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। अथवा में प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप सभी लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इसमें 23% पुरुष, इसमें क्या है 23% पुरुष और 25% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। बच्चों की जनसंख्या परिकलित कीजिए। तो इसी तरह का पेपर आएगा, इसी तरह के प्रश्न आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, शेयर कर दो आप सभी लोग चैनल को। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप धुआंधार
बाहर तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 की। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।